सो हाय लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन उद्गम सीरीज, जहां पे आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन में पहला टाइप। तो बच्चों, सॉल्यूशन के पहले टाइप को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली हमने फॉर्मेशन सीखा। अब हम किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना तो सीख ली। अब क्या करेंगे? अब एक बार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो उसका यकीनन सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझा कि कोई भी इक्वेशन अगर क्लेम करे कि वो सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, या यूं कहें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि अगर उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो वो क्या करे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो उसके जितने भी इनिशियल कंडीशंस या फिर यूं कहें बाउंड्री कंडीशंस जितने भी हैं, सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। बेसिकली उसके डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमने ये सीखा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ये तो बात हो गई किसी इक्वेशन से वेरिफिकेशन की, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के एन नंबर ऑफ तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है हमारा, थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा, विच इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ ओडी, डेफिनेटली ओडी एंड इट्स रिडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम। तो आज की क्लास में हमारा बेसिकली टारगेट क्या रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है, तो एक बार हम सीखते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा आज का अप्रोच रहने वाला है। तो बेटा सबसे पहले तो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल समझेंगे कि ये मेथड क्या कह रही है। दूसरी बात, ऐसी इक्वेशन जो इस तरीके से ना हो पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के यही तरीके हो। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, आपको एन नंबर्स ऑफ तरीके मिलेंगे। अब एन नंबर्स ऑफ तरीके जनरेट क्यों हुए? डेफिनेटली एक तरीका फेल हुआ होगा, दो तरीके फेल होंगे तभी तीसरे तरीके बने होंगे, तीसरा फेल हुआ होगा तभी चौथा बना होगा। तो इस वजह से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से ना निकाला जाए तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बेसिकली इस मेथड का रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस करके इस मेथड में फिर से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ओडी की। तो सॉल्यूशन ऑफ ओडी में हम सीखने वाले हैं आज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब नाम से क्या समझ आया कि एक ऐसा मेथड जो क्या कर रही हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रही हो। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम ओडी की बात कर रहे हैं, और जब भी ओडी आती है, डेट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो वहां पे आपका एक और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरा वेरिएबल क्या हो सकता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम सिंपल पीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था सिंपल पीडी और सिंपल ओडी और सिस्टम ओडी क्या होता है। तो फिलहाल हम सिंपल की बात कर रहे हैं, तो केवल एक डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। अब इस डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स कुछ इस तरीके का। अब ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं इनको क्या किया जा सके, सेपरेटली सेपरेट किया जा सके। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेथड्स हम सीख रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी के लिए सीखा जा रहा है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, केवल एक होगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि y डैश आपका केवल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बने, x y डैश। ठीक है, अब इस मेथड से नाम से समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जो इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर दे रहा हो। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेटली डेरिवेटिव होगा, तो हम इसको एज इट इज ही रखते हैं। वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश का मतलब dy बाई dx। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट वाई डैश। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, x का फंक्शन होगा, एक y का फंक्शन होगा, है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन। हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो लेट्स से जो m है दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली, वहीं पे जो n है बेटा वो क्या है, फंक्शन ऑफ, ये है x ओनली, ये है फंक्शन ऑफ y ओनली। अब हमने m और n क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें नहीं पता डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। मतलब मैं क्या कह रही हूं कि हम कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, या फिर y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, या फिर y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर y डैश इज इक्वल टू कॉस वाई। हमारी मर्जी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किसी भी तरीके से गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, बट यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, किसके बात कर रहे हैं, समझ के रखना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पीटी की। अब यहाँ से आपको एक चीज देखने में मिल रहा होगा, क्या, कि अगर मैं x के फंक्शन की बात करूँ तो वो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है। वहीं पे अगर मैं y के फंक्शन की बात करूँ तो वो एक लीनियर फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं x के फंक्शन की बात करूँ तो दिस इज व्हाट लीनियर फंक्शन, एंड दिस इज व्हाट लीनियर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्या मतलब है, x का कैसा फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है। सिमिलरली ऐसा ही अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूँ तो ये क्या है, y का एक कोसाइन फंक्शन। ठीक है, ये साइन फंक्शन, ये कोसाइन फंक्शन, ये y के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से हमने m और n इंट्रोड्यूस किया। अब ये m और n क्या है, mx इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, जैसा कि अभी मैंने बताया, और ny इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन है तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, साइन हो सकता है, कोसाइन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। मतलब आपने जितने भी फंक्शन सुने होंगे अपने लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें नहीं पता है वो क्या है, इस वजह से हमने उसे आर्बिट्रेरी तरीके से m और n बोल दिया। ठीक है, बात इतनी समझ आई। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, m और n के फॉर्म में लिखूं बेटा, तो ये है mx इंटू एन वाई, है ना, ये इक्वेशन क्या है, mx इंटू एन वाई। mx यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, वहीं पे एन वाई क्या है, y। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट mx इंटू एन वाई इस फॉर्म में हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी m और n के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे mx क्या हो जाएगा, x, my हो जाएगा y, mx हो जाएगा sin x, और वहीं पे my यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख लो, 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू समथिंग इज ऑलवेज समथिंग, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको मैं m बोल दूँ, इसको n बोल दूँ, तो ny इज 1 और वहीं पे mx इज sin x। सिमिलरली ny इज cos y और mx इज 1। तो किसी भी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इजीली सेपरेट कर सकते। अब तरीका क्या कहता है कि जितने भी y वाले फंक्शन हैं उसे dy के साथ रखो, और जितने भी x वाले फंक्शन हैं उसे डेरिवेटिव x के साथ रखो। तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, dy बाई एन वाई एंड दैट इज इक्वल टू mx बाई, और ये dx चला गया तो mx इंटू डी, कुछ इस तरीके से बेटा लिखा जा सकता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक नॉर्मल इक्वेशन में कब बनेगी, जब उसे यकीनन हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करने पे ही एक ओरिजिनल वैल्यू, एक ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगी। तो इसका मतलब है ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हमें पता ही नहीं है कि n क्या है, n कैसा फंक्शन है y का। सिमिलरली हमें पता ही नहीं है कि m कैसा फंक्शन है x का। तो माना कि इसको सॉल्व करने पे क्या है बेटा, पाई ऑफ y। जब हमें पता नहीं है तो हमें खुद से एक नया फंक्शन अज्यूम कर सकते, है ना। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी हमें नहीं पता है कि n क्या है, तो आर्बिट्रेरी हमने 5 फंक्शन बोल दिया कि इसे सॉल्व करने पे हमें 5y मिला। सिमिलरली माना कि इसे सॉल्व करने पे हमें psi x मिला। अब बेटा ये कैसा इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब भी एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा ऐड ऑन करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कांस्टेंट हमने ऐड ऑन किया, एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से गिवन थी। तो ये कौन सा तरीका है? मतलब दिस मेथड इज नथिंग बट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब हुआ? वेरिएबल्स को आसानी से हम उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव के साथ हमने सेपरेट कर लिया, उसके बाद उसे हमने इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाला। चलिए अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि प्रीवियसली हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिया था। चलो ले लो। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि x वाले फंक्शन dx के साथ जाएंगे, वहीं पे y वाले फंक्शन आपके dy के साथ जाएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसका क्या मतलब हुआ? dy बाई y एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है, तो यकीनन हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी विल हैव dy बाई y का इंटीग्रेशन। ये क्या हुआ? रिजल्ट यूज करके हमें मिला दिस इज नथिंग बट ln y। और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? जब भी हमें जब भी हमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, तो कौन सा रूल लगाते हैं? इसका जो रिजल्ट होता है दिस इज नथिंग बट x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब जो भी इसका पावर है उसमें एड ऑन किया और जो भी वैल्यू बनी उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बना? एक्स क्यूब बाई 3। लेट्स से हमने एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिला? दिस इज द आंसर। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि इसे और भी आगे सिंप्लीफाई किया। तो आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस पूरी इक्वेशन का इनवर्स ले सकते हैं। मतलब एंटी लॉग लेने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम एंटी लॉग ले सकते हैं। अब एक रिजल्ट आपको और बता देती हूँ कि अगर कोई नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट है, किसी नंबर है उसका पावर आपस में सम के फॉर्म में लिखा है, तो उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से? a इंटू बी इंटू ए इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे क्या मिला हमें? e टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 इंटू ई टू द पावर सी। अब हमने c क्या लिया था? c एक कांस्टेंट लिया था, तो उस कांस्टेंट का हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो वो भी तो बेटा एक कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो c कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसे एक नया कांस्टेंट बोल दो। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम कि दिस इज नथिंग बट a इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3। हमने e टू द पावर c को एक नया कांस्टेंट a बोल दिया। सो द आंसर इज y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ नई कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वो क्या करेगा, एक दो और इंफॉर्मेशन लेगा, फिर आपसे कुछ और आगे काम करवाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन समझ लो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले y डैश की जो मीनिंग होती है वो लिखते हैं। तो y डैश की मीनिंग क्या है बेटा? dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विच इज गिवन। अब बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाई स्क्वायर, मतलब y वाले टर्म्स को dy के साथ और वहीं पे जो x के फंक्शन आ रहे हैं उनको dx के साथ ले जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो nx है दैट इज नथिंग बट 1। यहाँ से क्या मिला हमें? dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करो। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट समझाया कि x टू द पावर
n का जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसके पावर में 1 ऐड होता है और जो वैल्यू मिलती है उससे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, बेसिकली y ऊपर चला गया तो वो हुआ y टू द पावर -2। तो यहाँ पे अगर -2 में 1 ऐड किया तो क्या मिला हमें, -1। तो y का पावर क्या मिला यहाँ पे हमें, -1 अपॉन जो भी ये वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो डेट इज -1। इधर dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या हुआ, x और एक कांस्टेंट ऐड कर दो, लेट्स से c, ये हमें मिला। तो हमें यहाँ से क्या मिला, y इनवर्स मतलब 1/y माइनस उस साइड भेजो तो -x प्लस -x - c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा कांस्टेंट में अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि 2 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, 2 में माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बना, -2, अगेन एक कांस्टेंट ही बना। तो कांस्टेंट में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी एक कांस्टेंट ही बनने वाला है। तो माना कि दैट इज नथिंग बट एक नया कांस्टेंट विच इज a। तो आंसर क्या आया, 1/y इज इक्वल टू -x प्लस a, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन दे दे, इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे दे कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक साथ ही साथ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, y ऑफ 0 इज 1। तो कह रहा है कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फाइनल आंसर है वो बताओ। तो हमने यहां से क्या देखा, आंसर आ रहा है हमें 1/y इज इक्वल टू -x प्लस a। इसे कैसे रीराइट कर सकते हैं बच्चे, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/y प्लस x इज इक्वल टू a। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक और इंफॉर्मेशन विच सेज y ऑफ 0 इज 1। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो यकीनन ये कंडीशन वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए कंडीशंस लगाते हैं। तो y ऑफ 0 हमने 1 लगाया, जिसका क्या मतलब है, जब भी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस ये क्या है, x की वैल्यू हमें 0 मिली है तो x की वैल्यू 0 रख दो। यहाँ से क्या मिला, 1/1 इज 1, तो बेसिकली a की वैल्यू मिली हमें 1, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, ये क्या मिला, 1/y प्लस x इज इक्वल टू 1। तो क्या मिला हमें सॉल्यूशन। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बेटा इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस XY अपॉन y इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, बेसिकली y एलसीएम में ले लिया, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे ये मिला, y को इस साइड में दो तो 1 प्लस XY इज इक्वल टू y। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने सॉल्यूशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, या तो वो यहीं पे छोड़ सकता है या तो यहाँ पे छोड़ सकता है ना। तो इट इज अप टू यू कि आगे कहाँ तक उसे सिंप्लीफाई करना है। सबको बात समझ आ गई। तो बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में y वाले फंक्शन को y के साथ, x वाले फंक्शन को x के साथ, ठीक है। ये मैंने बहुत ही आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाया। अगर मैं अलग अलग ना लूं f ऑफ एक्स वाई एक साथ बोल दूं, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कैसा हो, एक्स वाई को कंटेन कर रहा, उसे हमने बोल दिया फंक्शन f के थ्रू। अब उसमें हमने क्या करना होगा, मैं क्या कह रही हूँ, जैसे कि मैंने m और n अलग अलग इंट्रोड्यूस कराया, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस ना करा के क्या मान लूं कि एक फंक्शन है जो x और y के फंक्शन को बच्चे क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहा है। अब ये f ऑफ एक्स वाई कैसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो x के फंक्शन को भी कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ n के y के भी फंक्शन को कंटेन कर रहा है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये भी हमने क्या किया, लेट किया है, ठीक है। तो आप जब बुक में देखोगे तो बहुत सारे बुक्स में कुछ इस तरीके से फंक्शन को क्या करता है, एक्स वाई के फॉर्म में अलग अलग सेपरेट करता है। बट मैंने आपको क्या किया, उससे और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझाया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से आप एक्स के फंक्शन को आसानी से देख सकते हो, वाई के फंक्शन को आसानी से देख सकते हो और वहीं पे आप उसे एम और एन में डिवाइड कर सकते हो, एम और एन निकाल सकते हो। आपको इस तरीके से ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। तो बात सबको समझ आई। तो इस तरीके से हम करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप सभी सॉल्व करो। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है
कि क्या कह रहा है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से डिफाइंड है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, m और n फाइंड आउट करना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y सेपरेटली निकालना है। बेटा इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या समझ आया कि यहां से तो हमें दिख नहीं रहा है, तो क्यों ना इसे हम ऐसे फॉर्म में ना लिखे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई करें। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y। रिजल्ट क्या है इसके लिए, अगर कोई नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, सम के लिए क्या होता है, अगर कोई नंबर की पावर से आपस में सम फॉर्म में है तो उसे प्रोडक्ट में सेपरेट किया जा सकता है। वहीं पे अगर वो सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है तो बेसिकली उसके पावर्स को क्या कर सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, a टू द पावर b अपॉन a टू द पावर c। ठीक है, तो हमने यही रिजल्ट लगाया। अब ये क्या कहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर y। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करो तो देख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर y कॉमन है। बेसिकली हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो ये हुआ e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर y। इस साइड क्या है, dy बाई dx। अब हम देख सकते हैं x का फंक्शन अलग सेपरेट हो गया और y का फंक्शन अलग सेपरेट हो गया, तो आसानी से dy के साथ y वाले फंक्शन को रख सकते हैं, dx के साथ x के फंक्शन को रख सकते हैं। तो कैसे रीराइट कर सकते हैं इसे, ये इस साइड आ गया। बेसिकली हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब ये तो हमने क्या किया, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई किया है, बेसिकली इसको ही अरेंज किया है, रीराइट किया है। हमने तो सॉल्यूशन निकाला नहीं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली इसे इंटीग्रेट करके। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल हैव e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, सेम होता है। तो e टू द पावर y का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर y, मतलब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है अगर वो एक्सपोनेंशियल का एक पावर में एक सिंगल वेरिएबल कंटेन है। यहाँ पे बेटा क्या हुआ, इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ इस तरीके से इस ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है। अब e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन वही फंक्शन रह जाता है, दैट इज e टू द पावर x। यहाँ पे अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो ये हुआ आंसर। ठीक है, तो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड लग रहा था कि अच्छा ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं लग रही है कि सॉल्व होगी, बट हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया बच्चे, तो आसानी से ये सॉल्व हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी कुछ हद तक क्या है, सिंप्लीफाइड है, मतलब ऑलरेडी कुछ हद तक ये री रिटेन है, थोड़ा सा और इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है। चलो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं dy के साथ x का फंक्शन एडेड है, ये तो हमारे रूल के अगेंस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन होने चाहिए। dy के साथ तो x आ गया, ये तो गलत चीज हो गई, ये मेथड के अगेंस्ट चला गया और हम ये सब कर नहीं सकते। इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊं और इस वाले टर्म को dx के साथ भेज दो, तो ये कैसे भेज सकते हैं, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर दिया हमने सिंप्लीफाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हुआ tan इनवर्स y। ठीक है, और ये किसका इंटीग्रेशन है,
tan इनवर्स x, ठीक। सिंस हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वी विल ऐड सम कांस्टेंट, तो लेट्स से हमने c ऐड किया, ठीक है। तो ये हमारी सॉल्यूशन बनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। बात सबको समझ आई? तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि सिंप्लीफाई करना तो बहुत आसान है, मेन टास्क क्या है कि इंटीग्रेशन का। यहां तक तो हर एक बच्चा क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा, बट आगे कैसे सॉल्व करना है तो इसके लिए आप सभी को खुद से जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, उसे याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई दूसरा वे है नहीं। जितने भी स्टैंडर्ड है, मैथ्स कहता है कि आप केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बस लॉजिक पे जाओ, आप केवल कंसेप्ट पे ध्यान रखो, चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। आपको रिजल्ट बनाने मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट खुद बना लोगे। बस शर्त ये है, सिंस आप सभी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो कि खुद से स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बनाओ, जब उस लेवल पे पहुंच जाओ तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहां से बना सकते हो। बट हमारा टास्क तो ये नहीं है, हमारा टास्क एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उसे तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चल, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है, हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी को टाइमर दे रही हूँ 40 सेकंड्स का, ठीक है। आप सभी को 40 सेकंड्स का टाइमर दिया जा रहा है, सॉल्व करो, ठीक है। चलो 1 मिनट का दे दिया गया, ठीक है। 40 सेकंड्स में तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि 40 सेकंड में कैसे करें, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से करो सॉल्व। आधा टाइम हो चुका है, आधा टाइम और रहता है, तो आपको केवल सॉल्व करना है। अब हर बार इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब जब एग्जाम में पूछ रहे हैं और मेथड इतना आसान है तो यकीनन वो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को ही ट्विस्टेड फॉर्म में करे कि बच्चा थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा उसे समझने में टाइम लगे कि कैसे इसे सेपरेट करना है, ठीक है। चलो टाइम इज अप, 1 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गया आप सभी को, ठीक है। चलो सॉल्व करते इसे। तो ये क्या कह रहा है कि ये टर्म है dy के साथ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ये टर्म क्या है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx है, तो सबसे पहले तो dy बाई dx अच्छे से लिखो। यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, वहां पे dy, वहां पे dy, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। सबसे पहले dx एक साथ रखो। क्या कह रही हूं मैं, dy बाई y, इस टर्म को बच्चे उस साइड लेके जाओ, तो हमें क्या मिला, -xy² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -4x dx। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी dx कंटेन कर रहा है, ये भी टर्म dx कंटेन कर रहा है, तो दोनों में हम dx क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉमन आउट किया तो यहाँ पे हमें ये मिला। अब क्या ये सेपरेट हो पा रहा है x और y के फंक्शन में, बताओ क्या ये x और y के फंक्शन में सेपरेट हुआ, लग नहीं रहा। तो क्यों ना कुछ और भी इसमें से देखिए कि कुछ और भी क्या इसमें, इस पूरे टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है। हमने देखा माइनस दोनों में है, साथ ही साथ एक्स दोनों में है, तो क्यों ना -x कॉमन ले लिया जाए। तो हमने क्या किया, dy बाई वाई इज इक्वल टू -x, बच्चे कॉमन लिए, तो ये क्या मिला, y² प्लस 4 dx। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, कि ये हमारे फॉर्म से मिलता जुलता है, ये हमारे मेथड से मैच कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अब तो आप सबको समझ आ गया होगा। अब इसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है, y वाले फंक्शन को dy के साथ रखना है, x वाले फंक्शन को dx के साथ रखना है। तो चलिए रखते हैं, यहां से हमें क्या मिला, dy बाई y y² प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू -x dx, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ आई। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंटीग्रेशन में।
कि मैम हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट की तो आपने बात करी थी कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखो कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बट इसके लिए तो हमने रूल नहीं याद किया है, इसका तो हमें तरीका ही नहीं पता। तो बेटा ऐसे फंक्शंस के लिए जब भी इस टाइप के फंक्शन मिले आपको इंटीग्रेट करने को, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। अब कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहता है ये पार्शियल फ्रैक्शन? यहाँ पे कौन टर्म आपको दिक्कत कर रहा है? 1/y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म आपको बेसिकली दिक्कत दे रहा है। चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। क्या दिक्कत दिया हमें? 1/y वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है कि जितने भी इस टाइप के फंक्शन मिले, ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है और ये कैसा है? एक क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो सिंपली अगर मैं ये टर्म लूं तो ये लीनियर है, ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर वाले में कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर फंक्शन प्लस अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या कहते हैं कि by प्लस सी, इस टाइप से हम अज्यूम करते हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझो। ये लीनियर के लिए क्या कहते हैं? कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो पहले हम b के साथ y फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो by प्लस सी। ठीक है, अब आपको रिजल्ट कुछ कुछ बता देती हूँ। पहले सॉल्व करते हैं या फिर रिजल्ट बताएं? चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। नहीं, चलो पहले रिजल्ट ही बता देती हूँ आपको। रिजल्ट क्या है कि अगर 1 लीनियर इंटू लीनियर है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन की बात करूँ तो 1/y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 कुछ इस तरीके से है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? मैंने क्या बताया? कांस्टेंट अपॉन लीनियर, तो कांस्टेंट अपॉन 1y प्लस 1, और दूसरा क्या है? दूसरा भी लीनियर है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगेन कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर। अब एक कांस्टेंट हमने यूज कर लिया a, तो इस पे नया कांस्टेंट b यूज कर लो। वहीं पे अगर आपका लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ गया आपका, जब भी लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए ऐसे फॉर्म, मतलब 1/y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8, इस टाइप का कुछ फॉर्म आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या एक लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक, तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर प्लस, अब जब भी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उस वेरिएबल को, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है, फिर एक और कांस्टेंट से ऐड ऑन कर देते हैं, और ये जो सम होता है दैट सम अपॉन दैट क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर प्लस 8, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ये है आपके कुछ तरीके, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब चलिए, ये है हमारी इक्वेशन, हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इक्वेशन अपनी बना ली। अब इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या है? 1/y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिला? y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, y से y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर 4 इंटू वाई, ये मिला, ठीक है, प्लस अब ये क्या टर्म है? सेकेंड टर्म by प्लस सी, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर 4 से वाई स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? केवल y का टर्म, तो इंटू वाई कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, ये भी y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, ये भी y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या मिला हमें यहाँ से? 1 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो a इंटू वाई स्क्वायर क्या हुआ? ए वाई स्क्वायर प्लस 4a, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बी वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस सी वाई, हमें ये इक्वेशन मिली।
अब इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में वाई स्क्वायर है, तो क्यों ना हम वाई स्क्वायर कॉमन ले, तो क्या मिला a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर, a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या टर्म्स रह गए, प्लस सी वाई प्लस 4a, प्लस सी वाई प्लस 4a। ठीक है, अब जब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आए हैं तो इक्वेशन जब इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल होंगे। वन कैसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है जो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 4a कैसा नंबर है, a हमने कांस्टेंट लिया था, तो बेटा 4a भी क्या है, कांस्टेंट ही है बेसिकली। तो मैं क्या कह रही हूँ, बेसिकली हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म तो a प्लस बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मिला यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो है c, यहाँ पे तो y का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब c इज व्हाट, 0। बात सबको समझ आई। अब तीसरी बात करते हैं कांस्टेंट टर्म्स की, तो यहाँ पे 4a है, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या है बेटा, 1 है, तो a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली 1/4। ठीक है, अब a प्लस बी 0 है तो b की वैल्यू क्या मिली, a उस साइड में जो माइनस है और a अभी हमने निकाला है 1/4, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, -1/4। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, यही कांस्टेंट थे। आपकी पार्शियल फ्रैक्शन मेन क्या थी आपके, ये, तो क्या बनी हमारी इक्वेशन, a अपॉन वाई प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, क्या था इधर dy, हमारी मेन इक्वेशन तो यही थी, है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन ए, तो इक्वेशन हमारी ए ये है और अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसे सिंप्लीफाई करना सीखा है। ऑन द अदर हैंड हमें क्या मिला है बेटा, -x/dx, तो लिख दो -x/dx। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट, और इस टर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ऐसे लिखना सीखा। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने लिखना सीखा तो हमने इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी निकाली है। क्या क्या वैल्यूज मिली है अभी हमें, 1 अपॉन a की वैल्यू -1/4 y। ठीक है, b की वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू -1/4 है। चलिए, तो b की वैल्यू -1/4 y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये c की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। अब क्यों ना dy को मैं अलग अलग सेपरेट कर लूँ, क्या कह रही हूँ मैं, इंटू dy कर लो, इधर भी dy कर लो, अलग अलग इंटीग्रेट, इधर क्या हमारे पास -x/dx। सो बेसिकली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, ये बनी है। अब यहाँ से 1/4 क्या ले सकते हैं, बीइंग अ कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। अब 1 अपॉन वाई dy का बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln y। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं -1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले सकते हैं -1/4। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। अब अगेन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो अभी बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। ऑन द अदर हैंड जाओ तो माइनस बीइंग अ कांस्टेंट बाहर रख लो, और मतलब बेसिकली कांस्टेंट नहीं, ये तो एक साइन है, तो साइन हम बाहर रख सकते हैं। x/dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2। हालांकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट लेट से हमने a ऐड किया, बट अभी भी इस टर्म का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो इस टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करके बताती हूँ मैं। अगर मैं इस टर्म की बात करूं केवल, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट y² प्लस 4 क्या है बेटा, इसे एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लो। ये सारी इंटीग्रेशन के तरीके हैं, ये सारी चीजें आप सभी को ऑलरेडी प्री नोन होनी चाहिए। अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन भी सीख रहे हैं, 2 in 1 हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया,
इस वेरिएबल को एक नया वेरिएबल t से रिप्लेस किया। अब ये किस फॉर्म में है, dy कंटेन कर रहा है। dy यहाँ पे कब आएगा, यकीनन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल हैव 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन बेटा y डैश, या फिर y डैश ना लिखो, dy बाई dx लिख दो, ठीक है। और ये +4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये क्या हुआ 0। t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इन सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2y dy इज इक्वल टू dt। तो बेटा dy क्या मिला हमें, dt बाई y dy, एक्चुअली क्या मिला dt बाई 2। क्यों हमने y dy लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है y dy, तो y dy की वैल्यू y है dt बाई 2। चलो इस टर्म को ही सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, ये है dt बाई 2 और अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 को हमने वेरिएबल t से रिप्लेस किया था, तो बेसिकली dt बाई 2 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 को हम बीइंग अ कांस्टेंट बाहर रख सकते हैं। dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t। तो क्या मिला यहाँ से ln t। अब t तो हमारी ओरिजिनल वेरिएबल थी नहीं, ओरिजिनल वेरिएबल्स क्या थे आपके, x थे, y थे और y डैश था। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो x और y थे, बट यहाँ पे t तो हमने खुद से एक वेरिएबल बनाई है, तो t की जो वैल्यू उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या है y स्क्वायर प्लस 4, ठीक। चलो रख दो यहाँ पे, तो हमें यहाँ से क्या मिला 1/4 ln y, -1/4 ऑलरेडी है, और इससे क्या मिला हमें 1/2, तो ये क्या हुआ 1/8 ln y स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट a। तो ये आया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कौन सा मेथड लगा के, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, उसके बाद थोड़ा सा हमने उसका लेवल बढ़ाया, उसके बाद अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा था, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा था। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसका लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ये है हमारा क्वेश्चन, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। वाई ना करो, क्या ले लो यहाँ पे, y डैश इज इक्वल टू y-1 इंटू y-3। हमसे पूछा जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक इनिशियल कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज y ऑफ 0 इज 2, दैट इज जब भी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमेशा 2 है। ये क्वेश्चन है, अब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करोगे या मैं, चलो मैं ही कर देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे तो इस क्वेश्चन को भी बेसिकली हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ही करेंगे, जो अभी हमने सीखा। बट सॉल्व करने से पहले क्यों ना इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि y डैश वाला टर्म हमें थोड़ा सा और लगता है, तो इस वजह से हम dy बाई dx ले लेंगे, ठीक है। तो इसे हम डी डी एक्स ऑफ वाई बोलो या dy बाई dx बोलो, ऐसे बोल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई या dy बाई dx, ठीक है। ये क्या है बेटा, y-1 इंटू y-3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब तो हर कोई सॉल्व कर सकता है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आसानी से y वाले फंक्शन को dy के साथ रख सकता है और बाकी जो भी बचता है उसे dx के साथ रख सकते हैं।
क्या कह रही हूं मैं, dy बाई y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू dy। अब बेटा यहां से हमें क्या मिल रहा है देखने को, कि ये जो भी टर्म है इसका आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अभी हमने सीखा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो क्या कहता है कि लीनियर इंटू लीनियर को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी विल हैव y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू किस तरीके से ले सकते हैं, दोनों ही लीनियर है तो कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपके केवल दो ही फैक्टर्स हो, और भी हो सकते हैं, तो जितने भी लीनियर फॉर्म हो, माना कि आगे क्या है, कौन सा टर्म है, y माइनस 5 है, तो कैसे अरेंज कर सकते हो, a अपॉन वाई माइनस 1 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 3 प्लस सी अपॉन वाई माइनस 5, तो इस तरीके से लिख सकते हो। बेसिकली आपको क्या समझ लिया, लीनियर के साथ कांस्टेंट अपॉन आता है, क्वाड्रेटिक के साथ by, मतलब कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, फिर एक और कांस्टेंट ऐड ऑन होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, तो यहां से हमें क्या मिला 1, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो सेम ही रहने वाला है इसका एलसीएम, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हमने सीखा, और ये क्या बन जाएगा a इंटू वाई माइनस 3 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। न्यूमरेटर आपका ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर बीइंग सेम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या सिखाया गया कि ऐसी इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट है उसे कंपेयर किया जाता है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या समझ आया कि पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करो, फिर y वाले टर्म्स को एक साथ रखो, मतलब वो 2-3 स्टेप और लेने वाला है। तो क्यों ना यहाँ पे हम एक स्मार्ट तरीका यूज करें। स्मार्ट तरीका क्या है, इफ अगर मैं y की वैल्यू बेटा 3 ले लूं तो ये टर्म क्या हो गया, LHS तो सेम, ये क्या है, y की वैल्यू हमने 3 ली है तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। अब 0 इंटू ए क्या मिला 0, तो ये टर्म तो पूरा 0, ठीक है, प्लस b। अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 हुआ, तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई हाफ, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2b तो b इज इक्वल टू हाफ। अगर मैं y की वैल्यू 1 लूं तो अब क्या सॉल्व होने वाला है, कैसे, 1 इज इक्वल टू, अब ये टर्म बेटा 0 हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, अब 0 इंटू बी इज ऑल्सो 0। यहाँ पे हमें क्या मिला 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3 क्या मिला -2 -2a, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली -हाफ। तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, बेसिकली इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई ना करा, बिना कोफिशिएंट कंपेयर करे ही हमने स्मार्ट तरीके से इस तरीके से कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी मैं 3 लूंगी तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट हो, मतलब एक अननोन हो, और एक इक्वेशन से एक अननोन आसानी से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में अननोन केवल एक है तो आसानी से निकाल ली इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन में अननोन केवल एक है तो आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, बट यहाँ पे तो 2 थी तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरीके से हमने खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट को ओपन करो, कोफिशिएंट को कंपेयर करो, जैसा कि हमने प्रीवियसली किया है। चलिए, तो इससे हमें क्या मिली, ए और बी की वैल्यू मिल गई, और ये टर्म किस तरीके से रीराइट किया जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां से हमें क्या मिला, ए की वैल्यू क्या है -हाफ अपॉन वाई माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा हाफ y माइनस 3, ठीक है, dy इज इक्वल टू dx, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया और इस टर्म को बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अब इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -हाफ बीइंग अ कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, ln y माइनस 1,
ठीक है, अब इस सेकंड टर्म पे आते हैं, ये क्या है हाफ, तो हाफ अगेन बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ गया हमारा, हमारे पास क्या बचा हाफ, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y-3 का ln y-3, क्योंकि 1 जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन ln फॉर्म में आ जाता है, तो ln y-3। RHS में क्या है dx है, तो dx का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में बेटा, x हमने एक कांस्टेंट c क्या किया ऐड कर लिया। यहां से हमें क्या मिला, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, तो क्यों ना हाफ से हम इस इक्वेशन का एलसीएम ले ले, तो इससे वो क्या बना आपका ln y-1 प्लस ln y-3 प्लस 2x प्लस 2c। अब ln a प्लस ln b क्या होता है ln a इंटू b, वहीं पे ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई b, तो ये माइनस फॉर्म में है तो इनका डिवीजन लिख सकते हैं, तो y-3 अपॉन y-1, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 2x प्लस 2c। अब हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में इसका एंटी लॉग ले सकते हैं, तो ऑन टेकिंग एंटी लॉग हमें क्या मिला y-3 अपॉन y-1 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस c। अब अगेन ये पावर्स आपस में किस फॉर्म में है सम फॉर्म में है, तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता है e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2c, ठीक है। c कैसा है एक कांस्टेंट है, तो 2c क्या होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो भी बेटा एक कांस्टेंट ही रहने वाला है। बेसिकली एलजेब्रा ऑफ कैलकुलस इज एलजेब्रा ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, है ना, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो एक्सपोनेंशियल लो साइन लो टेन लो कुछ भी फंक्शन लगाओ कांस्टेंट में, तो अगेन वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। चलिए अब यहां से हमें क्या मिला y-3 अपॉन y-1 बच्चे e टू द पावर c को हमने एक नए कांस्टेंट से क्या किया रिप्लेस कर दिया, तो a इंटू e टू द पावर 2x हमें ये मिला, ठीक है। क्यों ना इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, उससे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्यों ना उस इंफॉर्मेशन को यूज करें। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि y ऑफ 0 टू y ऑफ 0 इज 2, मतलब जब भी x 0 है y की वैल्यू 2 है। चलो इस कंडीशन को लगाते हैं, कह रहा है y की वैल्यू 2 है जब भी x 0 है, मतलब y की वैल्यू 2 रखना है, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर 0। अब किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या है a, और यहां से क्या मिली हमें 2 माइनस 3 बेटा माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो बेटा a की वैल्यू बेसिकली -1 मिली। तो यहां से हमें क्या मिला y-3 इज इक्वल अपॉन y-1 इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x, ठीक है, ये हमें मिला है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर आपका आंसर इस तरीके से ना लिखा हो, केवल y का फॉर्म दिया हो, बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई किया हो, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y-3 इस y-1 को उस साइड लेके जाओ, तो माइनस e टू द पावर 2x इंटू y-1, ठीक है। क्या मिला हमें माइनस e टू द पावर 2x y प्लस e टू द पावर 2x, इस ब्रैकेट को हमने बच्चे ओपन कर दिया, और इधर क्या है LHS में y-3। अब यहां से हम देख सकते हैं कि क्यों ना हम y वाले टर्म्स को एक साथ रखें, बाकी जितने भी टर्म्स बचते हैं उसे एक साइड रखें। ये y टर्म है इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे 3 है विच इज फ्री फ्रॉम y, तो उसको उस साइड लेके जाओ, y प्लस e टू द पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इस साइड जाके प्लस में हुआ e टू द पावर 2x, ठीक है। या हम क्या देख सकते हैं y हमारा दोनों में है तो y हम कॉमन ले सकते हैं,
y इंटू 1 प्लस ई टू द पावर 2x। यहां से हमें क्या मिला 3 प्लस ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली यहां से, y इज इक्वल टू 3 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन बना। अब इतना काम हमने क्यों किया है, इसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ रीजन। रीजन क्या है कि हमारे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बच्चे आपके CSIR नेट में आया था, CSIR का ये क्वेश्चन है, जहां पे उसने ये क्वेश्चन देके पूछा कि क्या हमारा y बाउंडेड है या नहीं, किस पे, r पे। ठीक है, अब बाउंडेड होने के लिए क्या करते हैं, एक हमें जैसे कि जो भी कोई इक्वेशन है उसके बारे में पूछा जाए, कोई फंक्शन देके कि क्या वो बाउंडेड है या नहीं, तो हम सबसे पहले सवाल उठाएंगे पूछने वाले से कि कहाँ पे तुम पूछ रहे हो कि कहाँ पे वो बाउंडेड है। पहले आप हमें एक डोमेन दो, फिर हम उस डोमेन में रखेंगे वैल्यूज, फिर हम बताएंगे कि यस द फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पूछने वाले से एक डोमेन मांगना है। तो माना कि किसी ने हमने डोमेन क्या दे दिया, आर दे दिया। आर का क्या मतलब, रियल नंबर। अब बेटा रियल नंबर कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब कुछ इस तरीके से होता है डिफाइंड ये। अगर हमसे फंक्शन के बारे में पूछे, माना कि फंक्शन क्या है, लेट एफ बी द फंक्शन। तो बच्चे अगर एफ हमारा बाउंडेड है तो वो क्या करे, जब भी हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल होगा ही, एफ किसी एक वेरिएबल को कंटेन करेगा ही। ठीक है, अगर एक्स के बारे में बोला जाए कि अगर माइनस इन्फिनिटी पे, अगर हम एक्स को माइनस इन्फिनिटी पे भेजें तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जाए, फाइनाइट वैल्यू गिवन, फाइनाइट वैल्यू हमें क्या करे, कुछ दे। अगर हमें फाइनाइट वैल्यू एफ ने दिया, जब भी हमने एक्स को माइनस इन्फिनिटी पे बोला, तब क्या बोल सकते हैं कि यस दिस एफ इज बाउंडेड ऑन, कहां पे बच्चे बाउंडेड है, हमने माइनस इन्फिनिटी पे भेजा तो आर माइनस पे। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स हमारा प्लस इन्फिनिटी पे भेजे तो ये क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर ये भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ हमारा कहां पे बाउंडेड हुआ, एफ इज बाउंडेड ऑन आर प्लस। अगर माइनस इन्फिनिटी पे भेजे और फंक्शन हमारा फाइनाइट वैल्यू दे तो वो कहाँ पे बाउंडेड हुआ, आर माइनस पे। अगर हमने प्लस इन्फिनिटी पे भेजा और अगेन एफ हमारा कैसी वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट, तो इसका मतलब हुआ एफ हमारा बाउंडेड हुआ कहाँ पे, आर प्लस पे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों कंडीशन, तब हम बोलेंगे एफ हमारा कहाँ पे बाउंडेड है, पूरे रियल नंबर पे। अगर ये दोनों कंडीशन हो रही है, अगर मैं इसे 1 बोलूं इसे 2, 1 और 2 दोनों होल्ड कर रही है बच्चे, तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ हमारी कहाँ पे बाउंडेड है, पूरे आर पे। ठीक है, अगर वो आर माइनस पे भी बाउंडेड है, फाइनाइट वैल्यू दे रही है, आर प्लस पे भी फाइनाइट वैल्यू दे रही है फंक्शन, तो इसका मतलब है वो पूरे बाउंडेड है पूरे आर पे। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकता है, डोमेन हमारा 2 और 3 दे सकता है। तो जो भी हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में 2,3 इस तरीके से गिवन है, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 भेजू 2 प्लस, तो एफ एक्स क्या हो, फाइनाइट हो, और एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट हो कब, जब मैं x को 3 माइनस पे भेजू, मतलब x को जब भी मैं 3 पे भेजू, 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे भेजू और वहीं पे 2 के राइट हैंड लिमिट पे भेजू, तो इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है, दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, तब बोलेंगे f हमारा बाउंडेड है इस इंटरवल में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं
ये आया। अब हमारे CSIR एग्जाम में क्वेश्चन ये था, पूछा था 4 ऑप्शन देके कि क्या ये बाउंडेड है या नहीं, किस पे, आर पे। अब हमें आर का तो पता है, आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड होती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस y में हम क्या करेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी भेजेंगे, पहले r प्लस पे चेक करते हैं, फिर हम 1 बाई 1 r माइनस पे देखेंगे, ठीक है। अगर हम x को इन्फिनिटी पे भेजते हैं तो क्या ये y फाइनाइट वैल्यू दे रही है या नहीं। तो हमने भेजा, तो ये क्या मिला बेटा, 3 प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी। यही फॉर्म है, क्योंकि x को इन्फिनिटी भेज रहे हैं तो ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। यहां से हमें कौन सा फॉर्म मिला, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला। कौन सा फॉर्म, फाइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कौन सा फॉर्म होता है, एक इंडेफिनिट फॉर्म होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मतलब ये तो तरीका हमारा फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस आ गया। तो क्यों ना इस इक्वेशन को ही मैं सिंप्लीफाई करूं, या तो आप सिंप्लीफाई करो, दूसरा तरीका है इसको टर्म्स वाइज डिफरेंशिएट करो। मतलब क्या है, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। इसका अलग करो, इसका अलग करो। आप प्रोडक्ट रूल और फ्रैक्शन रूल लगा के ना करो, बल्कि अलग अलग सेपरेटली करो। ये तरीका है, या तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में e टू द पावर 2x से डिवाइड कर दूं। मतलब e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं इस इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, 3 e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में करेंगे तो e टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई ना करके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तब ज्यादा अच्छे से काम बनेगा। ये क्या हो गया, 3 अपॉन ई टू द पावर 2x। अब 1 अपॉन ई टू द पावर 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e टू द पावर -2x, ठीक है। और ये e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x क्या बन गया बच्चे, 1। यहाँ पे 1 अपॉन e टू द पावर 2x क्या बना आपका, e टू द पावर -2x, और ये 1। अब हमने क्या किया, x को इनफाइनाइट पे भेजा, तो यहां से हमें क्या मिला, e टू द पावर -इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन e टू द पावर -इन्फिनिटी प्लस 1। अब एक रिजल्ट हम सभी को पता होगा कि एक्सपोनेंशियल का पावर अगर -इनफाइनाइट आए तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। अब y कैसा है, एक वैल्यू दे रहा है विच इज 1, विच इज अ फिक्स्ड नंबर, विच इज अ फाइनाइट नंबर। 1 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। इन्फिनिटी तो है नहीं है, जब ये इन्फिनिटी नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फाइनाइट नंबर। मतलब ये r प्लस पे तो बेटा बाउंडेड है, ठीक है। अब हम r माइनस पे चेक करते हैं, r माइनस पे मतलब x को -इन्फिनिटी पे भेज के। तो y हमारा क्या है, y है 3 प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x। हमने क्या किया, x को -इनफाइनाइट पे भेजा, तो ये क्या बना, 3 प्लस ई टू द पावर -इन्फिनिटी 1 प्लस ई टू द पावर -इन्फिनिटी। जो रिजल्ट अभी हमने यूज किया कि e टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लगाइए 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिली वैल्यू, 3 विच इज अ फाइनाइट नंबर। इसका मतलब है बाउंडेड ऑन r माइनस। अब जब ये r प्लस पे भी बाउंडेड है, r माइनस पे भी बाउंडेड है, तो हम क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज बाउंडेड ऑन r, ठीक है। अगर सपोज केवल r प्लस पे ही बाउंडेड होता तो क्या बोलते, 0 से इन्फिनिटी में बाउंडेड है, क्योंकि 0 पे तो ऑब्वियसली होगा, वो एक फाइनाइट नंबर है। अगर -r पे मतलब r माइनस पे अगर बाउंडेड होता तो क्या बोलते, -इन्फिनिटी टू 0 पे क्या है, बाउंडेड है।
बट यहाँ पे दोनों में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों पे बाउंडेड है। चलिए अब बस एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं लेवल थोड़ा सा इसका अप हो रहा है। सबसे पहले तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सीखा, उसके बाद हमने क्या देखा, क्वेश्चन करे थोड़े से ट्विस्टेड, और उसके बाद हमसे निकलवा तो लिया उसने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आंसर, साथ ही साथ उसने हमसे बाउंडेडनेस के बारे में पूछ दिया। तो बाउंडेडनेस का रिजल्ट हमने कहाँ से यूज किया, रियल एनालिसिस से। तो बेटा जो भी आपके अप्लाइड के पोर्शन होते हैं वो प्योर पोर्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि आप ओडी पीडी कुछ भी पढ़ो तो आप रियल एनालिसिस भूल जाओ। रियल एनालिसिस से काफ़ी अच्छा इसका कनेक्शन बनता है। तो जो बच्चे इसमें पीएचडी की सोचते हैं, रिसर्च की सोचते हैं, तो ये ना सोच के चले कि अच्छा ये टॉपिक तो अप्लाइड क्या है, इसमें प्योर पोर्शन नहीं आ रहा है तो आसानी से हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे बहुत ज़्यादा इसमें टर्म्स जो भी होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो रियल एनालिसिस से कनेक्टेड होता है। तो जिनका भी मोटिव है कि अप्लाइड है और प्योर से ये फ्री है, तो बच्चे ये प्योर से फ्री नहीं है, बस आपको अभी तक प्योर मिला नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है कि प्योर से फ्री है। जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे आप देखोगे प्योर से बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड है। अब ये क्वेश्चन आपके CSIR नेट में आया था, ये भी PYQ है, CSIR नेट में आया था ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन से हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अच्छा ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हर बार कॉपी पेन उठा के सॉल्व करना ही नहीं होता, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। कैसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मतलब सॉल्व तो करेंगे लेकिन हम सॉल्यूशन ना निकाल के ऑप्शन से सॉल्व करना कोशिश करेंगे। कैसे, अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। उससे पहले रियल एनालिसिस का जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमने बाउंडेडनेस के लिए रिजल्ट सीखा। सिमिलरली इंक्रीजन डिक्रीजन की ये बात कर रहा है ये क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है कि y कोई फंक्शन है, इंक्रीज कब करता है, जब भी उस y उस फंक्शन का क्या करे, डेरिवेटिव निकाले। अगर डेरिवेटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो y को क्या बोलते हैं, y इज इंक्रीजिंग। वहीं पे अगर y डिक्रीज करेगा, जब भी y डैश क्या करे बेटा, जब भी हम y डैश निकाले तो वो क्या करे, डिक्रीज करे। बेसिकली y डैश हमारा क्या करे, ग्रेटर देन 0 हो और y डिक्रीजिंग में लेस देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजन की यही डेफिनेशन है, हमने रियल एनालिसिस में यही पढ़ी है। साथ ही साथ अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम की बात करूं तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं, y के डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं। अगर ये लेस देन 0 है तो यहां से मैक्सिमम मिलता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, और वहीं पे अगर y डैश डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमें मिनिमम मिलता है। यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे मिन, उल्टा हो जाता है। और कहाँ पे, किस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जो भी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे 0 की इक्वेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ इंफॉर्मेशन रियल एनालिसिस की। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाउंडेडनेस के बारे में बात करी है, तो क्यों ना हम सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। तो बच्चे यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो यहाँ से हमें क्या मिला, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 क्या है, 0 है। तो अलग अलग y's की वैल्यू बताऊं तो क्या मिला हमें, 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1 और 2 यही वैल्यूज कुछ मिलेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। हमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, 0, 1 और 2। क्या मिला है, y इज इक्वल टू 0।
फिर y इज इक्वल टू 1 का अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करूं से तो कैसे बना सकते हैं y इज इक्वल टू 1? ठीक है, ये क्या है y इज इक्वल टू 1 का और ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू 0 और ये कौन सा है x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, यही एक्स वाई प्लेन पे अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से बना सकते हैं। अब बच्चे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। चलिए y डैश है हमारा y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 0, 1 और 2। अगर मैं इसे इंटरवल के पार्ट्स में डिवाइड करूं, कैसे, कहां कहां से जा सकता है, x सबसे ज्यादा मतलब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2, तो x कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 से भी ज्यादा हो या 1 से 2 के बीच बिलोंग कर रहा हो, है ना, या फिर 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा हो x, या फिर 0 से छोटा हो, है ना, या तो 0 से छोटा या तो 2 से बड़ा या तो इनके बीच में हो सकता है। इनके बीच में कुछ इस तरीके से 1 से 2 के बीच में या तो 0 से 1 के बीच में। ये हमारे x की वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली डोमेन आ रहा है। अब हमने y डैश के बारे में देखना है, y डैश ग्रेटर देन 0 है या क्या। हमसे कह रहा है कि y डैश इस इंटरवल पे डिफाइन करो, बताओ इसकी प्रॉपर्टी। तो x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हुआ, x एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ी हो, तो क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 3 2 1। बेसिकली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी नंबर लो जो 2 से बड़ी हो तो ये तो पॉजिटिव ही होगी। 2 से बड़े नंबर से माइनस करोगे 1 तो वो भी पॉजिटिव। 2 से बड़े नंबर से 2 निकालोगे तो वो भी एक बेसिकली पॉजिटिव नंबर ही बनने वाला है। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिला। चलिए अब हम बात करते हैं इस डोमेन के लिए। तो इस डोमेन में कहां से कहां डिफाइंड है x, 1 से लेके 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में हम क्या ले सकते हैं, 1 से 2 के बीच में क्या ले सकते हैं, 1.5 मतलब 3/2 ले सकते हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 1.5 का मतलब ये 1.5, ये 1.5 में से 1 निकालोगे तो क्या मिलेगा 0.5। यहाँ पे 1.5 में से 2 निकालोगे तो क्या मिलेगा -0.5। बेसिकली 2 पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव मिला। तो बेसिकली हमें यहां से क्या मिला, लेस देन 0। ठीक है, आपको समझ ना आए तो आप पर्टिकुलर वैल्यू लेके देख सकते हो, बाकी आप ऐसे भी देख लो कि एक ऐसा नंबर जो 1 से 2 के बीच में हो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1 से 2 के बीच में है तो डेफिनेटली उसमें से 1 निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। बट 1 से 2 के बीच में ये नंबर है और ये क्या है 2 है। ठीक है, ये है हमारा 2 मतलब ये नेगेटिव लेगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ बेटा, नेगेटिव। अच्छा ये सारी बातें y के रिस्पेक्ट में है तो क्यों ना हम इसे y कर ले, y ही रखो, है ना। कुछ ऐसे ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, x की जगह y रख लो क्योंकि हम सारी बातें y में कर रहे हैं। अब तीसरी बात किस में आती है कि y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच का क्या मतलब हुआ, 0.5 ले सकते हैं। तो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है 0.5 में से 1 निकालोगे तो मिलेगा क्या हमें -0.5 बेसिकली नेगेटिव। और यहाँ पे भी 0.5 में से -2 निकालोगे तो क्या मिलेगा -1.5।
तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हुआ ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि y शुड बी लेस देन 0, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी ले लो। तो ये नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में से नेगेटिव निकालोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव में से नेगेटिव निकालोगे नेगेटिव, बेसिकली तीनों ही नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो बेसिकली ये क्या मिला? लेस देन 0। जब भी y डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो y क्या मिलता है यहां से? इंक्रीजिंग। जब भी लेस देन 0 होता है तो क्या मिलता है यहां से? डिक्रीजिंग। जब भी y डैश ग्रेटर देन 0 होता है बच्चे, तो यहां से हमें क्या मिलता है? इंक्रीजिंग। जब भी y डैश लेस देन 0 होता है तो यहां से हमें क्या मिलता है? डिक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ आई सबको? तो किस तरीके से इसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं, अगर मैं इसे ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक्स वाई प्लेन पे। सबसे पहले तो हमने इस एक्स वाई प्लेन पे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया। ये 2 से बड़ा वाला रेंज ये मिला। ठीक है, अब 2 से बड़े वाले पे बात करते हैं। 2 से बड़े वाले पे क्या मिल रहा है हमें? y इज ग्रेटर देन 0। तो कैसे कर्व बन सकता है? कुछ इस तरीके का। ठीक है, क्या कह रहा है? ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमने आर्बिट्रेरी कुछ इस तरीके से बना दी। हमें नहीं पता है कि कैसा बनेगा, कैसा फंक्शन है। हमने आर्बिट्रेरी बोला कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका कर्व क्या करेगा? हमेशा इस फॉर्म में बनेगा, हमेशा इंक्रीज करे। दूसरी चीज क्या करिए, जब भी 1 से 2 के बीच में है तो y हमेशा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब भी 1 से 2 के बीच में, मतलब ये वाला रेंज, इसके बीच में क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे बना सकते हैं? डिक्रीजिंग का बना दो। और ये कैसे है? सारे डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या कह रहा है? कि हमेशा ये इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज का शेप वैसे ही ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, जैसा कि हमने पहले बनाया। इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा सिंबल लगा दो। अब क्या कह रहा है कि लेस देन 0, मतलब इससे नीचे वाले की बात करते हैं। तो लेस देन 0 पे हमें क्या मिला है? लेस देन 0 पे हमें डिक्रीजिंग मिला है अगेन। तो डिक्रीजिंग का ग्राफ बना दो। ठीक है, सिंबल डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हमारा एक प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा? कि y इज इक्वल टू, जब भी हम x की वैल्यू 0 ले और y की वैल्यू 2.5 है तो वो क्या कर रहा है? y हमेशा डिक्रीज कर रहा है। मतलब y इज, अच्छा ये 2.5 है, ठीक है, 0.5 ना है, 2.5 है। तो क्या कह रहा है? 0.5 है, चलो 0.5 ले लो, 2.5 हमने ऑलरेडी ले लिया। जब भी हमारा y क्या है? 0.5 है, तो y हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब 0.5 का मतलब क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें तो इंक्रीजिंग है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिक्रीजिंग। इसका मतलब है ऑप्शन 1 क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि y की वैल्यू 1.2 है जब भी x की वैल्यू हमारी 0 है। इसका मतलब, और इस पे बोल रहा है कि y क्या है? इंक्रीज कर रहा है। जब भी इस पे y इंक्रीज करेगा तो यहां से हमें क्या मिला? 1.2 की बात कर रही है। तो इसमें देखते हैं 1.2 किस में आएगा? 1 से 2 के बीच में। 1.2 का मतलब है एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो। तो इसमें आया, और इसमें हम देख सकते हैं ये डिक्रीज कर रहा है। और हमारे सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि डेट इज इंक्रीजिंग, मतलब ऑप्शन 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ये क्या कह रहा है? कि जब भी हमारी y की वैल्यू 2.5 है तो y क्या है? हमेशा अनबाउंडेड। चलिए जी,
2.5 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जो 2 से क्या है, बड़ा है। अब इसमें क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे इस पर सवाल नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाउंडेड है या नहीं है। तो बेटा इंक्रीज कर रहा है मतलब इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड की बात करेंगे, ठीक है। बाउंडेड की बात यही ना कि इन्फीमम और क्या होता है, सुप्रीम, मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर और अपर नंबर, इस पे क्या वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक गया हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आगे जब इन्फिनिटी पे वो फाइनाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया अनबाउंडेड, अनबाउंडेड क्या हो गया, अबव, अनबाउंडेड अबव, अबव की तरफ वो क्या है, अनबाउंडेड है। वहीं पे अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं तो यहाँ पे तो बेटा कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर ही रही है, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर ही रही है y की, है ना। इसका मतलब है इसका लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड क्या है, नहीं है, इनफाइनाइट है, अनबाउंडेड है। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जो भी उसका इंटरवल हो उसके दोनों लास्ट के पॉइंट पे दोनों लोअर और अपर पे फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। हमने ग्राफ में देखा लोअर पे तो उसने एग्जिस्ट किया, अपर पे जाके उसने नहीं किया, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता ही जाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ हमें वैल्यू भी नहीं मिल रही है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो हम क्या बोल देंगे, यस दैट इज अनबाउंडेड। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो अनबाउंडेड अबव हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन 4 कह रहा है कि जब भी 0 से नीचे है ये है बाउंडेड बिलो। चलिए ग्राफ में चलते हैं। 0 से नीचे में क्या मिल रहा है हमें, ये हो रहा है डिक्रीज, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम होते जा रही है, जैसे जैसे x कम हो रहा है इसकी वैल्यू कम होते जा रही है, ठीक है, यही मिला हमें। तो यहां से हमें क्या मिला, जैसे जैसे नीचे जा रही है कम होते जा रही है, तो नीचे कम वाला मतलब लोअर नंबर, और ये क्या है, इसका मतलब हाईएस्ट नंबर, ये मतलब अबव नंबर है। और अबव नंबर कैसा है बेटा, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, कुछ मिल रही है, देख सकते हो, मतलब ये बाउंडेड अबव है, लेकिन सिंस ये डिक्रीज कर रही है, कहां तक डिक्रीज कर रही है, इनफाइनाइट तक, मतलब इसका लोअर बाउंड नहीं है, मतलब ये अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड है लोअर इसका साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑप्शन कह रहा है कि इसका जो बिलो पोर्शन है दैट इज बाउंडेड, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने लोअर जो देखा था, जो बिलो साइड देखा था, वो तो डिक्रीज है, कहां तक जा रही है, नीचे, इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब वो क्या है, फाइनाइट नहीं है, मतलब ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे होना चाहिए अनबाउंडेड। बात सबको समझ आई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बोला कि हम क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड भी पढ़ेंगे। रिडक्शन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मतलब कन्वर्ट ना हो सके, सेपरेट ना हो सके, है ना। अब जब सेपरेट ना होंगी तो क्या करेंगे, उसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से टर्म्स को सेपरेट कर दे ये तो जरूरी है नहीं। अगर ऐसे हो ही जाता तो बाकी मेथड्स का उसको निकालने की जरूरत ही नहीं होती, है ना, केवल एक ही मेथड से हम सॉल्व कर लेते। डेफिनेटली हर एक टर्म्स को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता होगा, तो ऐसे मेथड्स, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेपरेशन ना किया जा सके आसानी से वेरिएबल्स का, तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन का हेडिंग डालो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसके लिए क्या ले सकते हैं हम हमें नहीं पता कि आपका क्या है वो फंक्शन जो कैसा है, आसानी से सेपरेट नहीं हो रहा है, तो माना कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से डिफाइंड है, ये भी मैं आपका एक आर्बिट्रेरी तरीके से लिख रही हूँ डिफाइन कर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन देखे क्या समझ आया कि इस इक्वेशन में
एक्स और वाई को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड लगाएंगे। अब रिडक्शन मेथड क्या कहता है कि जो भी ये टर्म्स है इस पूरे टर्म्स को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। कैसे, इसको रिप्लेस करो, इस टर्म को ax प्लस बी वाई प्लस सी को एक नए वेरिएबल से, माना कि हमने इसे t से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे dy आ रहा है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे x, तो चलिए ax का डिफरेंशिएशन इज x, by का डिफरेंशिएशन बेटा b dy बाई dx, और c बीइंग अ कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और इधर dt बाई dx। तो बेसिकली हमें क्या मिला, b dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, a हमारा इस साइड चला गया माइनस a, बट ये टर्म कैसा है, केवल dy बाई dx को कंटेन कर रहा है। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को रिराइट कर सकते हैं dt बाई dx माइनस a। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, तो 1/b। ठीक है, एंड दैट इज f ऑफ t। ठीक है, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या मिला, ये b सबके साथ है इस टर्म में, है ना, तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड भेज दो, तो क्या मिला, dt बाई dx माइनस a इज इक्वल टू बी एफ टी। अब माइनस ए को उस साइड भेजोगे तो बेटा ये क्या बन गया आपका, प्लस ए। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या है, बी एक कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट और केवल टी का फंक्शन है, तो इसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डी टी बाई बी एफ ऑफ टी प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। यहां पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम यहां से आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो भी आपका फंक्शन हो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी इंटीग्रेशन बने लगाइए। हालांकि हमने f कैसा लिया है, एक अननोन फंक्शन लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चे कैसा आएगा, एक अननोन ही आएगा। तो माना कि इसको इंटीग्रेट करने पे कैसा मिला, एक अननोन फंक्शन, लेट्स से फाई ऑफ टी। ठीक है, फाई ऑफ टी मिला इसे सॉल्व करने पे, और इधर क्या मिला, dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऐड किया a, तो ये हो गया सॉल्यूशन। सिंस हमारा t ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, x और y हमारे ओरिजिनल वेरिएबल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो t को हम अगेन ax प्लस बी वाई प्लस c से रिप्लेस कर लेंगे। तो क्या बनेगा, यहां से हमें यहां से मिला फाई ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू x प्लस a। सबको बात समझ आई, ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन। अब ये कैसा था, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन का एक रिडक्शन मेथड बताया गया कि कैसे ऐसे फंक्शन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कैसे रिडक्शन करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे इन एक्चुअल, कैसे एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। यहां से हम देख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, आसानी से इंटीग्रेट होने वाली चीज ये है नहीं, सॉरी आसानी से सेपरेट होने वाला तो है नहीं। अब क्या कर सकते हैं, रिडक्शन लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, इस पूरे को आप क्या करो, एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लो। तो x प्लस वाई को मानो t, तो यहां से हमें क्या मिला, डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि dy बाई dx आ रहा है, x का डिफरेंशिएशन इज 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ठीक है, चलिए यहां से मिला dy बाई dx dt बाई dx माइनस 1, और यहां से बेटा क्या मिला, a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस -1 को उस साइड भेज दो, तो ये क्या बना आपका, dt बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a स्क्वायर प्लस अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ से हमें मिला dt बाई डी एक्स, अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ से क्या मिला ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब आसानी से t वाले फंक्शन को dt के साथ रख सकते हैं, बाकी जो बचता है उसे dx के साथ रख दे। तो बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वी कैन सिंप्लीफाई। हाउ, ये टर्म उस साइड चला गया तो टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन। अब ऐसे में एक आपको शॉर्ट, वैसे तो हर एक बच्चे को पता होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करते होंगे, क्योंकि हम जिस लेवल पे है यहाँ पे तो हर किसी को ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आता ही आता होगा, बट फिर भी शॉर्टकट क्या है, इसमें न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड करो और ए स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो। किसी नंबर को ऐड और माइनस करें तो कोई उसके मतलब जो भी उसके साथ वेरिएबल है उस पर कोई प्रेजेंस पे उसके कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम सेपरेटली लिखे तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये है बेटा डी टी एंड दैट इज डी एक्स। हमने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1 इंटू डी टी, बेसिकली इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ना करना है तो साथ ही कर लो। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ t और माइनस ए स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स t बाई a। ठीक है, अब जब ऐसा फॉर्म होता है तो 1 अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो tan इनवर्स t बाई a अपॉन ये जो कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या मिला, ये रिजल्ट तो हर किसी को याद होगा। ठीक है, अब RHS में क्या बनता है dx, dx का इंटीग्रेशन क्या मिला हमें x प्लस एक कांस्टेंट ऐड ऑन कर लो। ठीक है, यहां से हमें मिला t माइनस ए से ए बेटा आपका हुआ कैंसिल, tan इनवर्स t बाई a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सिंस हमारा t क्या था, एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, खुद से हमने एक वेरिएबल रिप्लेस किया था, तो t को x प्लस वाई से अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी वैल्यू, तो क्या मिली यहाँ से हमें x प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई बाई a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो हमने बेसिकली क्या किया, क्वेश्चन से देख सकते थे, इसे हम आसानी से बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से काम नहीं कर सकते थे, बेसिकली हमने रिडक्शन किया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा यही करती हूँ कि पहले बेसिक सिखाती हूँ, फिर उसके बाद बेसिक से हम एडवांस तक जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उसका सेकेंड वर्जन है। अब मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था कि हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे सबसे पहले हम रिप्लेस करके चले। कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेट वाई डैश इज व्हाट यू, हमने वाई डैश को एक नए वेरिएबल से बेटा रिप्लेस किया, मतलब dy बाई dx को हमने बेटा क्या किया u किया, ये हमने माना है। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा आपका u डैश, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या बना आपका dy बाई dx, है ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों ना इस टर्म में इसमें मैं dy से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों। अगर किसी नंबर से मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कोई उसकी प्रेजेंस पे दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या कह रही हूँ कि क्यों ना इसे हम du इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, dy कैंसिल होके बेसिकली यही रह जाएगा, और इसको थोड़ा हम रीराइट करें। रीराइट कैसे कर सकते हैं, du अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे रीराइट कर सकते हैं।
बेसिकली हमने इसको इसके साथ रखा और dy बाई dx को एक साथ रख दिया, और इसी को तो हमने एट फर्स्ट क्या माना था, u माना था। तो यहां से y डैश बेटा क्या बना, y डबल डैश बना u इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दे देती हूँ, आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए y डबल डैश आपका क्या हुआ, u इंटू डी वाई डी यू अपॉन डी वाई प्लस e टू द पावर 2y। ठीक है, फिर क्या है y डैश का क्यूब, y डैश का क्यूब मतलब u का पावर 3, क्योंकि y डैश को हमने क्या किया था, u माना था। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बनी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। अच्छा, थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हम देख सकते हैं दोनों में क्या है, u कॉमन है, तो ये क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी वाई प्लस ई टू द पावर 2y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और u हमने कॉमन लिया था और उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो दूसरा क्या सॉल्यूशन है, u इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली मुझे आपसे ये देखना है कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, क्या आप यहाँ पे आप मेथड लगाने में सक्षम हो या नहीं। इसको मैं सॉल्व करती हूँ। u को हमने क्या माना था, dy बाई डी एक्स, बेटा डेट इज 0, तो dy बाई डी एक्स जब 0 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 0। इसको हमने उस साइड भेज दिया, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू c। एक तो ये सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन आपको आप सभी को फाइंड आउट करना है, तो दूसरा सॉल्यूशन, फाइंड अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, और आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए एक बार हम 2 मिनट समरी कर लेते हैं कि बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या किया। अगर मैं 2 मिनट समरी की बात करूं, तो बेसिकली हमने आज की क्लास में देखा कि कैसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ, ठीक है, वेरिएबल। फिर इसके बाद इसी में हमने देखा कि सॉल्यूशन निकालना तो सीख लिया, अब कैसे उस सॉल्यूशन पे आगे काम करते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं अप्लाइड में हम आपको y निकालना सिखाएंगे। अगर मैं OD की बात करूं, अगर मैं PD की बात करूं तो मैं z निकालना सिखाऊंगी, u निकालना सिखाऊंगी। अब बच्चे इसके आगे का काम तो आप सभी को खुद करना है। कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि क्या वो बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंडेड का रिजल्ट मैंने बताया वो आप लगाओ। अगर आपसे पूछ लिया कि क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं, क्या वो आपका डिफाइंड है या नहीं है ना, जो भी आपका उस फंक्शन पे पूछे तो आप आगे काम कर सकते हो। कैसे, अगर आपने प्योर मैथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम तो आपको y निकालना ही सिखाएंगे, है ना। तो बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन तो ले ही लिए थे कि बाउंडेड कैसे देखेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे। इसके बाद इसी मेथड का हमने रिडक्शन सीखा। ठीक है, और इस रिडक्शन में एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क दिया गया। ठीक है, वे क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करके बताना है कि उसका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व हो जाए। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे ये दोनों मेथड आपके फेल हो जाए तो वहां पे कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो नए मेथड को सीखेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए विश यू द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।